नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। आज हम अपने इस एपिसोड में 5 मुख्यतः न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। ये न्यूज़ है आपके सामने, एक एक करके सभी न्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। पहली जो न्यूज़ है वो उत्तराखंड से है और ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के बागेश्वर में भूस्खलन से 200 घर खतरे में। ये न्यूज़ आई है और तब से ये जो न्यूज़ है ये लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। तो इसके बारे में अगर बात करें कि आखिर ये क्यों चर्चा में है, तो उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में व्यापक माइनिंग से बड़े स्तर पे यहाँ पे खनन हुआ और ऐसे खनन गतिविधियों के कारण जैसे जोशीमठ में कह सकते हैं कि एक तरह से भूस्खलन की ज़मीन के दरकने की समस्या देखने को मिली, वैसे ही ठीक यहाँ पर देखने को कह सकते हैं स्थिति मिल रही है। इस कारण से ये एक बार फिर से चर्चा में है। अब इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो बागेश्वर ज़िले के गांवों में भीषण भूस्खलन से 200 से ज़्यादा जो घर हैं, जो परिवार हैं, वो खतरे में पड़ गए हैं। और यहाँ पर देखें तो जो सड़कें हैं, घर हैं, खेत है, या जो भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भू आकृति है या यहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी दरारें आपको देखने को मिल सकती हैं और भारी बारिश, बड़े स्तर पे यहाँ पर बारिश और इस क्षेत्र में व्यापक खनन गतिविधियों के कारण कह सकते हैं कि ये जो समस्या है ये और तेज़ी से बढ़ रही है और इसी कारण से ये जो क्षेत्र है ये चर्चाओं में बना हुआ है। ख़ास तौर पर अगर यहाँ प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसने जिले के 11 गांवों को संवेदनशील कह सकते हैं कि क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, चिन्हित किया है। इन गांवों में 450 घरों को खतरे के संदर्भ में चिन्हित किया गया है और इनमें कुंवारी सेरी जैसे जो गांव हैं यहाँ पर 131 परिवार भूस्खलन से खास तौर पे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कंडे कन्याल और पापोन सहित सोपस्टोन खदानों के पास के गांव जो हैं वो बड़े स्तर पे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए हैं। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिली है। यही नहीं, कई ग्रामीणों को सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंडा और रीमा घाटियों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है और यहाँ घर, खेत, सड़कों की बात करें तो यहाँ पर बड़े स्तर पे भूस्खलन की घटना देखने को मिल रही है। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर जो प्राचीन कालिका मंदिर है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो कह सकते हैं यहाँ गतिविधि देखने को मिल रही है, इस कारण से इस मंदिर पर भी संकट देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पे अगर इस प्राचीन कालिका मंदिर की बात करें तो ये आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित प्राचीन कालिका मंदिर है और ये अब खतरे में है। दूसरी बात करें तो भूमि के धसकने के कारण मंदिर का जो गर्भगृह है वो क्या है कि वो अब डूबते जा रहा है, यानी वो ज़मीन में धंसते जा रहा है। मंदिर के परिसर में दरारें आ चुकी हैं, कई सारे क्रैक्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका ये भी कहना है कि मंदिर के पास 50 मीटर की दूरी पर स्थित चाक खदान के कारण मूल रूप से ये जो नुकसान है ये देखने को मिल रहा है। तो बड़े स्तर पे जो यहाँ पर इस प्रकार की माइनिंग हो रही है, इस प्रकार के कह सकते हैं कि बिना नियमों के ध्यान में रखते हुए या पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो बड़े स्तर पे ये माइनिंग हो रही है, उसी के ये सब परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार ये उठ रहा है कि आखिर भूस्खलन के कारण ये पूरी समस्या हो रही है। तो इसमें अगर थोड़ा सा देख ले यहाँ पर कि क्यों हो रहा है भूस्खलन, तो देखिए बागेश्वर जिला अपने अत्यधिक मूल्यवान जो सोप स्टोन है इसके समृद्ध भंडार के लिए ये जाना जाता है और इसी कारण से यहाँ पर बड़े स्तर पे खनन होता है। लगातार खनन के कारण यहाँ पर जो लैंड है, जो भूमि है, वो अस्थिर हो चुका है, जिससे कई सारे गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोग अपने घरों में बढ़ती दरारों के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्यों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन इनका यहाँ पर कुछ खास चल नहीं रहा है और प्रशासन भी खास तौर पे इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। खनन के गंभीर
प्रभाव के कारण अब कई निवासी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। यानी ये तो किसी के साथ होगा कि अगर इस प्रकार की समस्या हो रही है तो सरकार के सामने या इस तरह की जो भी निकाय होंगे उनके सामने ये लोग जाएंगे, बोलेंगे कि हमें कहीं और स्थान पे शिफ्ट किया जाए। तो ये स्थानीय निवासियों के द्वारा बात रखी जा रही है। थोड़ा सा एक वर्ड आ रहा है सोप स्टोन, जिसके कारण कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये रिच कह सकते हैं कि ये पूरा एरिया है, जिसके कारण यहाँ पर बड़े स्तर पे माइनिंग होती है, खनन होता है। और इसकी अगर बात करें तो ये बड़ा महंगा पत्थर होता है, एक कह सकते हैं कि रत्न है। और इसके अगर मूल्य की बात करें तो सोप स्टोन जो है ये 7,000 रुपये प्रति टन के दर से बिकता है। इसका जो उपयोग होता है खास तौर पे कागज़, पेंट और सौंदर्य प्रसाधन जैसे जो विभिन्न उत्पाद हैं उनके बनाने के लिए जो उद्योग हैं वहाँ पर बड़े स्तर पे इस सोप स्टोन का उपयोग होता है। और इसी कारण से यहाँ पर बड़े स्तर पे इसकी माइनिंग की जा रही है, जिसके कई सारे दुष्प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या पहले भी हो चुका है यहाँ पर भूस्खलन। तो देखिए इसकी घटनाएं पहले भी देखने को मिली है। खास तौर पे वर्ष 1983 में भयाल टोक में बड़े स्तर पे भूस्खलन हुआ था, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई थी। जो उस समय डेटा दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि 37 लोगों की जान इस भूस्खलन लैंडस्लाइड में हुई है। और बाद में वर्ष 2010 में सूमगढ़ में हुए लैंडस्लाइड के कारण क्या है कि वहाँ पर लगभग 18 स्कूल वाले जो बच्चे थे उनकी कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये न्यूज़ क्या थी। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ कहाँ से है? तो अगली न्यूज़ नामीबिया से है। ये क्या है? तो नामीबिया में जानवरों को मारने का आदेश आ चुका है। हाल ही में नामीबिया ने देश में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन या मांस उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जो पार्क हैं, जो वहाँ पर उद्यान हैं, वहाँ के जो हाथी हैं, वहाँ के जो दरियाई घोड़े हैं, ऐसे बहुत सारे जो जीव हैं, लगभग 700 से अधिक जंगली जानवरों को मारने का आदेश दे दिया गया है। जब से ये आदेश न्यूज़ में आया है तब से इस क्षेत्र की चर्चा होने लगी है। खास तौर पे इन पार्कों में नाबीब जो नैकलुफ्ट उद्यान है, मंगेती जो राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसे जो बड़े उद्यान हैं वहाँ पर देखें तो खास तौर पे ये आदेश वहाँ के लिए दिया गया है। इस कारण से ये चर्चा में है। चलिए अब बात कर लेते हैं। चूँकि इस न्यूज़ का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो वो नामीबिया से है। तो थोड़ा सा नामीबिया के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर नामीबिया विश्व में है कहाँ। तो देखिए नामीबिया की अगर बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा सा देख लें कि इस नामीबिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन देशों से लगती है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे देश हैं जिनकी जो सीमा है वो नामीबिया से लगती है। जैसे इधर से आएंगे तो आपको अंगोला देखने को मिलेगा। अंगोला से और आगे बढ़ेंगे तो देखिए इधर आएंगे तो आपको बोत्सवाना देखने को मिलेगा, जिम्बाब्वे देखने को मिलेगा। और आगे आएंगे तो यहाँ पर 2-3 और देश देखने को मिलेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और इसके साथ क्या है कि आपको क्या है कि दक्षिण अफ्रीका जो देश है इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नामीबिया से लगती हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर जो नामीबिया है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो देखिए जो विंडहोक है वही इसकी राजधानी है। इसके लगभग मध्य में ये अवस्थित है। नामीबिया की जो करेंसी है वो नामीबियाई डॉलर है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रेखा भी है जो यहाँ से गुजरती है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा नामीबिया से होकर गुजरती है। इसके पश्चिम में आएंगे तो ये देखिए इधर क्या है कि अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी रिवर्स भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है जो मकर रेखा को काटती है, उसका नाम है फिश रिवर। तो इस तरह से क्या है कि हम इसके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर पर्वत की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत और डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर देखिए कि इसके अगर दक्षिण भाग में आएंगे तो यहाँ पर हुन्स माउंटेन देखने को मिलेगा। अगर ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको कुंगिस्टन जो माउंटेन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका जो सर्वोच्च कह सकते हैं कि स्थल है, हाईएस्ट प्लेस है, ये इसके पश्चिमी भाग पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि नामीबिया की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। अब बात कर लेंगे अगली न्यूज़ की, तो ये है वल्चर काउंट 2024। बात करें कि क्यों चर्चा में है, तो विश्व वन्यजीव कोष भारत जो WWF इंडिया होता है, WWF इंडिया,
ये देश में गिद्धों की संख्या का आकलन करने के लिए कह सकते हैं कि वल्चर काउंट 2024 कार्यक्रम शुरू करेगा। ये जो अभियान है ये 7 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में, कब तक, तो 7 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में ये संचालित होगा। और बात करें कि ये जो वल्चर काउंट 2024 जो प्रोग्राम है ये किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया जा रहा है, तो गिद्धों की जो काउंटिंग है उसको करना और इनके बारे में जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, उसे और बढ़ाने के लिए खास तौर पे ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। अब बात कर लेते हैं गिद्ध के बारे में कि आखिर गिद्ध होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि ये संक्रमण नियंत्रण के प्राकृतिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्रमित शवों पर खाना खाने के बावजूद गिद्ध संक्रमित नहीं होते। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या है कि डेड बॉडी को खाते हैं तब भी ये उससे इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पेट में मौजूद एसिड जो पैथोजन है ये क्या है कि इसको मारने के लिए काफ़ी है। यानी जो ये कह सकते हैं कि संक्रमित पदार्थों को खाते हैं वो क्या होता है कि इनके शरीर में खास तौर का एक एसिड, एक अम्ल पाया जाता है, वो पैथोजन है और इसी कारण से ये इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। ये हीमोग्लोबिन और हृदय की विशेष संरचना के कारण असाधारण वातावरण में भी सांस ले सकते हैं। यही कारण है कि इनकी जो स्थिति है वो खास क्षेत्रों के लिए कह सकते हैं कि इस समय अनुकूल बनी हुई है, जहां इनकी परिस्थितियां अब धीरे धीरे बदल रही हैं। और अब क्या है कि बहुत सारे भारत के या विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां से धीरे धीरे क्या है कि गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। खास तौर पे भारत में इनकी स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय है। भारत में अगर गिद्धों की बात करें तो कई सारी प्रजातियां भारत में मिलती हैं। अगर बात करें तो जो चिन्हित प्रजातियां हैं भारत में वो कुल 9 हैं। जैसे अगर बात कर लें तो ओरिएंटल वाइट बैक्ड है, लॉन्ग बिल्ड है, स्लेंडर बिल्ड है, हिमालयन है, रेड हेडेड है, मिस्र देसी है, बियर हेडेड है, सिनेरियस है और यूरेशियन ग्रिफॉन। इस प्रकार के क्या है कि 9 गिद्धों की प्रजातियां भारत में देखी जाती हैं। अब इनके थोड़ा सा कंजर्वेशन के स्टेटस की बात कर लेते हैं, संरक्षण स्थिति की बात कर लेते हैं। तो भारत में गिद्धों की 3 प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट इसके तहत संरक्षित है, बियर हेडेड, लॉन्ग बिल्ड और ओरिएंटल व्हाइट बैक। ये 3 जो गिद्धों की प्रजातियां हैं खास तौर पे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें संरक्षण प्राप्त है। अन्य 6 प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है, जिनमें सिनेरियस है, इसके अलावा यूरेशियन है, ग्रिफॉन, हिमालयन है, रेड हेडेड है, मिस्र देसी है और स्लेंडर बिल्ड है। तो ये हमने देख लिया कि इनकी आखिर संरक्षण की स्थिति क्या है। इसके साथ ही क्या है कि अगर आपके इनके IUCN की जो स्टेटस है उसमें देखेंगे तो सबकी अलग अलग स्थिति भी दर्शाई गई है। इसके अलावा अगले न्यूज की चर्चा कर लेते हैं। ये न्यूज कह रही है कि चावल गेहूं की फसल की दोहरी समस्या। देखिए, चावल जो है ये गेहूं की फसल के लिए एक समस्या के रूप में उभर रहा है और इसी कारण से ये न्यूज चर्चा में बनी हुई है। खास तौर पे खाद्यान्न जो अधिशेष है और इसके साथ जो एकल फसल होती है, जो मोनोक्रॉप होती है, उसमें वृद्धि और फसल जो विविधीकरण है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें कमी जैसी समस्या के कारण गेहूं व चावल की एकल कृषि को माना जा रहा है। वर्तमान में गेहूं उत्पादन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि चावल उत्पादन में अधिशेष की समस्या विद्यमान है। तो ये बात हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि चावल जो है ये गेहूं की फसल के लिए एक समस्या बनकर उभरा है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है चावल गेहूं की फसल की दोहरी समस्या। ये कहा जा रहा है कि जो चावल है ये गेहूं की फसल के लिए एक समस्या के रूप में उभर रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो खाद्यान्न अधिशेष और इसके साथ जो एकल फसल है जिसको हम मोनोक्रॉप बोलते हैं, इसमें वृद्धि और जो फसल विविधीकरण है, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें कमी जैसी जो समस्या है ये इसका कारण बन रही है। खास तौर पे गेहूं और चावल की एकल कृषि की फसल जो की जाती है भारत में वो समस्या के तौर पे देखी जा रही है और वर्तमान में गेहूं उत्पादन में लगातार चुनौतियों का सामना अपने देश में करना पड़ रहा है, जबकि वहीं चावल के उत्पादन में लगातार अधिशेष देखने को मिल रहा है। जब से ये न्यूज़ आई है तब से ये सुर्खियों में है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं।
खास तौर पे चावल में अगर अधिशेष की समस्या को देखें तो इसमें ये कहा गया कि भारत ने वर्ष 2021-22 जो वर्ष है इस पूरे समय में लगभग 21.21 मिलियन टन, वर्ष 2022-23 में 22.35 मिलियन टन और 2023-24 में 16.36 मिलियन टन चावल का निर्यात किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड शिपमेंट के बावजूद सरकारी गोदामों में चावल का जो स्टॉक है वो 1 अगस्त को 45.48 मिलियन टन था, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा अगर गेहूं के उत्पादन की हम बात कर ले कि गेहूं के उत्पादन में लगातार जो गिरावट दर्ज की जा रही है उसके जो आंकड़े क्या बताते हैं, तो देखिए गेहूं का निर्यात वर्ष 2021-22 में 7.24 मिलियन टन से कम होकर 2022-23 में 4.69 मिलियन टन और 2023-24 की बात करें तो ये केवल 0.19 मिलियन टन रह गया है। आप देख सकते हैं कि जहां ये 2021-22 में 7.24 मिलियन टन था, अब वही 23-24 में मात्र 0.19 मिलियन हो गया। तो ये जो आंकड़े हैं ये कह सकते हैं चौंकाने वाले हैं और केंद्र सरकार ने मई 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए कि अपने देश में जो गेहूं का उत्पादन है वो लगातार घट रहा है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया था और 1 अगस्त को इसका केंद्रीय पुल स्टॉक 26.81 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2022 में 26.65 मीट्रिक टन और वर्ष 2008 में 24.38 मीट्रिक टन के बाद सबसे कम औसत दर पे पहुंच गया था। इसके अलावा बात करें तो सामान्यतः जो ये समस्या है या इस समय चावल का जो स्टॉक है ये गेहूं से कम होता है क्योंकि गेहूं की जो कटाई है और जो विपणन है ये अप्रैल जून के दौरान किया जाता है, जबकि चावल की जो फसल है ये सामान्य तौर पे अक्टूबर से ही आती है। तो ये बात कही गई है। अब इसमें थोड़ा सा चावल के उत्पादन के बारे में हम देख लेते हैं। तो चावल का जो उत्पादन है खास तौर पे ये खरीफ फसल के अंतर्गत इसको देखा जाता है और दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उसके द्वारा इसकी कृषि की जाती है एवं रबी जो है ये शीत बसंत दोनों मौसमों में किया जाता है। तो ये बातें देखी। इसके अलावा बात करें तो इसकी जो खेती की जाती है वो बड़े क्षेत्र में की जाती है। अपने देश में बात करें तो विस्तृत क्षेत्र में इसकी कृषि की जाती है। भारत के लगभग 16 राज्य 2 मीट्रिक टन या उससे अधिक चावल उत्पादन करते हैं। खास तौर पे इसमें दक्षिण में जो तेलंगाना है, तमिलनाडु है, इससे लेकर उत्तर में आएंगे तो उत्तर के जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, इसके मध्य में आएंगे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है इसमें। पूर्व में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, असम है और पश्चिम में जाएंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात जो प्रदेश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में अगर शीर्ष चावल उत्पादक राज्य की बात कर ले तो इसमें जो स्थान आता है पहले नंबर पे वो पश्चिम बंगाल का आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, फिर तेलंगाना और फिर उड़ीसा का नंबर आता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब थोड़ा सा गेहूं के उत्पादन के संदर्भ में हम देख लेते हैं। तो गेहूं की जो फसल का उत्पादन होता है खास तौर पे रबी जो सीजन होता है उसके अंतर्गत किया जाता है। देश में केवल 8 ऐसे राज्य हैं जो खास तौर पे 2 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं, जो उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में ये राज्य अवस्थित हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये भारत के कुल उत्पादन में लगभग 75% से अधिक उत्पादन का योगदान देते हैं। चावल की तुलना में बात कर ले तो समय एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से अधिक सीमित फसल होने के कारण गेहूं का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक अस्थिर है, ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा बात कर लें तो भारत में शीर्ष गेहूं उत्पादक जो राज्य हैं वो क्रमशः उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। चावल में अगर बात करें तो मुख्य जो कारक हैं वो सीमित पानी की जो उपलब्धता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं की फसल शीतकाल की कम अवधि और गर्मी में वृद्धि के साथ पूर्वानुमान में कमी होने के प्रति अधिक सेंसिबल हो गई है, संवेदनशील हो गई है। नवंबर दिसंबर की बात करें तो बुआई एवं फसल विकास की अवधि, इसके तहत क्या है कि मार्च और फसल के जो दाने बनने और भरने की जो अवस्था है इसके दौरान औसत से उच्च तापमान ने पिछले 3 वर्षों में गेहूं उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तो ये बातें कही गई हैं इस न्यूज़ के संदर्भ में। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है
बोंडा जनजाति की। क्यों चर्चा में है? अगर बात करें कि बोंडा जनजाति इस समय न्यूज में क्यों है, तो हाल ही में उड़ीसा के मलकानगिरी का एक छात्र जिसका नाम था मंगला मुदुली, इसने नीट परीक्षा पास कर ली और इस कारण से, चूंकि ये बोंडा जनजाति से आता है और इस कारण से देखें तो बोंडा जनजाति का ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने नीट परीक्षा पास की है और इसी कारण से ये जो जनजाति है ये एक बार फिर से चर्चाओं में है। तो थोड़ा सा इस जनजाति के बारे में हम देखते हैं। जो बोंडा जनजाति है ये 13 विशेष रूप से जो कमज़ोर आदिवासी समूह हैं उनके तहत ये शामिल है और इन्हें रेमो भी कहा जाता है। तो देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये दक्षिण पश्चिम ओडिशा के मलकानगिरी जिले में मचकुंड नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित जंगल और सुदूर एकांत जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर रहती है ये जनजाति। यह समुदाय अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता है और मुंडा निर्जाति समूह से ये बिलोंग करता है। बात करें इनके भाषा की, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये रेमो या फिर जिसको रेमसम भाषा बोलते हैं, ये खास तौर पे ये भाषा बोलते हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी लगभग 12,000 है एवं अगर इनके साक्षरता दर की बात करें तो वो मात्र 36.61% है, यानी इनमें जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है। बोंडा पुरुष कमरबंद यानी गोसी जिसे हम बोलते हैं एक पतली पट्टी पहनते हैं और महिलाएं पारंपरिक रूप से कमर से ऊपर पीतल और मोतियों की माला धारण करती हैं। यही नहीं, ये लोग छोटी छोटी घास फूस की झोपड़ियों में रहते हैं जिसकी दीवारें बांस के ढांचे से बनी होती हैं। साथ ही इस पर ये मिट्टी गोबर का लेप करके उसे और मजबूत बना देते हैं। इसके अलावा बात कर ले तो छत पर पीरी नामक जंगली घास के छप्पर ये डालते हैं। ये अपनी आजीविका चलाने के लिए मुख्य रूप से कृषि संबंधी जो कार्य हैं उन पर ये निर्भर हैं। ये बड़े पैमाने पर जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसे करते हैं। खास तौर पे इसका यहाँ पर नाम होता है क्लुंडा चास, ये बोलते हैं जो स्थानांतरणशील कृषि है उसे ये इस नाम से पुकारते हैं। इनके द्वारा अनाज, दालें, तिलहन आदि का उत्पादन किया जाता है और बोंडा लोग बहुदेववादी होते हैं। ज़्यादातर प्रकृति के देवताओं की पूजा करते हैं जो नेचर से, सामान्य तौर पे देखेंगे कि जो ट्राइब्स हैं ये नेचर से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि ये प्रकृति के देवताओं की पूजा करते हैं। बोंडा जाति के जो लोग हैं ये समानता अंधविश्वासी होते हैं और अलौकिक शक्तियों पर खास तौर पे विश्वास करते हैं। यही नहीं, इनके अगर सोशल अरेंजमेंट की बात करें, सामाजिक जो व्यवस्था है, तो ये पारंपरिक पदाधिकारियों के एक समूह के द्वारा चलाई जाती है। इसमें नाइक जो गांव का मुखिया कहलाता है, जो चल्लन होता है ये गांव की बैठकों का आयोजक होता है और जो बारीक है ये गांव का संदेश वाहक होता है। यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें ये शामिल है। नाइक गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वह ग्राम परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और गांव से संबंधित जो विभिन्न मामले होते हैं उस पर विचार करते हुए उन पर फैसला लेता है। तो इस तरह से इस हफ्ते की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी उन पर हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।